डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वी आर कंटिन्यूइंग दैट चैप्टर। आज हमारी एक्सरसाइज है 3.2। सो व्हाट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस video is that कि today we learn how to find out without solving या without with the help of drawing the graph whether the equation has intersecting lines, parallel lines or coincident line. So let's understand our topic. So students, we हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इन दैट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। इट मींस आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मेंशन है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इट मींस we have to assume boys and girls with two different variables. You can take any two variable from A to Z. So I have taken girls as X and boys as Y. Then इसमें मेंशन है बच्चा कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इट मींस जो 10 स्टूडेंट्स तो दोनों मिला करके होंगे ना। इट मींस कि x प्लस वाई का जो सम है दैट इज इक्वल टू 10। अब आगे क्या कह रहा है बच्चा कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन। गर्ल्स जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। तो मान लेते हैं कि अगर लड़के मेरे पास y हैं तो मैं अगर y में यहाँ पे 4 प्लस करूंगी तो वो आपका गर्ल्स हो जाएंगे। वी हैव टू इक्वेशंस। अब आप अगर चाहें तो सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। पर मुझे यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने बच्चा, इसलिए मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे भी लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो वो मुझे फिर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ये बहुत सही है मेरे पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। आपके कुछ और भी निकल सकते हैं बच्चा। ऐसे ही टेबल 2 जो है दैट्स फॉर इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 पे यहाँ पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन डिफर कर सकते हैं जो मेरे आए हैं उससे आपके, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट एट लीस्ट 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चा, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट्स, द लाइन ऑफ 2 पॉइंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, बट जो थर्ड पॉइंट है दैट विल डिसाइड कि आपकी लाइन फर्दर स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जा रही है। इसीलिए 3 पॉइंट निकालने बहुत जरूरी है। कभी भी 2 पॉइंट ले करके सॉल्यूशन नहीं बनाना है, राइट। तो आफ्टर प्लॉटिंग ऑल द पॉइंट्स आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो व्हेन यू ऑब्जर्व योर ग्राफ ना, आप देखोगे कि द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट समवेयर, राइट। तो वो कहाँ पे टच कर रहा है बेटा, 7/3। एज यू नो दैट, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। बट अब इसमें से आंसर कैसे निकालना है, तो यू नो दैट बच्चा इन अवर सॉल्यूशन अगर ऑर्डर पेयर में लिखे हैं तो फर्स्ट रिप्रेजेंट द एक्स। एक्स हमने किसको माना था, गर्ल्स को, तो वो गर्ल्स का आंसर हो जाएगा। और जो 3 है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे मेरे पास में 3। तो ये है मेरे पास में आंसर, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी मुझे वही करना है, प्रॉब्लम्स को रीड आउट करना है एंड द सॉल्यूशन है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। तो इन द क्वेश्चन बच्चा इट इज मेंशन दैट कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड पेन वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स assume the cost of pen and pencil with some variable. So I have represented the cost of pencil with x and the cost of pen with y. Now we have some 2 different situations. So in first situation we have 5 pencil and 7 pen. It means यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5x, y की जगह आ जाएगा 7y एंड जब दोनों को ऐड करेंगे तो 50। Same as second situation में we have 7 pencil
एंड 5 पेन, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे मुझे इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन अगेन आई एम रिपीटिंग that your solution can be different from my solution. Now represent all those solution in a one graph. You will observe that कि आपका जो ग्राफ है, the graph is intersecting at somewhere. तो जो intersection point है ना, that will gives you the value of x and y. तो according to graph मेरे पास x आया है 3, तो मेरे पास पेंसिल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो जाएगी 3. Then the value of y is 5, तो cost of pen हो जाएगा 5. So dear students, अब बात ये आती है कि हर बार तो हम ग्राफिकली अपना सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, मैंने कुछ इक्वेशंस यहाँ पे कंसिडर किए। ये मेरे पास इक्वेशन है। व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ, आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऐसा in the sense कि the lines will intersect at a point. It means we have intersecting lines. Then take another pair examples. When you plot the graph, the line will parallel to each other, right? On the third case, both the line have the same, both the uh, equation have the same line. It means coincident line. बट हमेशा तो हम आंसर नहीं निकाल सकते ना ऐसे कि मेरा इंटरसेक्टिंग आएगा, पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. इट मींस वी हैव सम क्राइटेरिया, वी हैव टू जस्ट स्टडी सम क्राइटेरिया कि तुरंत हम पता कर सकें कि नहीं ऐसा ऐसा देख लिया फटाफट पैरेलल लाइन कैसे हो सकती है. तो विद दिस बच्चा हमारे पास में आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिखना है. ये आपकी जर्नल फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन की होगी, सेम एज आपकी सेकंड इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होगी, राइट. अब इसका आपको रेशियोज को कंपैरिजन करना है. तो जो रेशियो की बात कर रही हूँ मैं, किस चीज की बात कर रही हूँ बच्चा, देखिए वी हैव अ 3 वेरिएबल x, सेकेंड वन इज y एंड थर्ड वन इज z. ये मेरे पास वेरिएबल है. तो बच्चा इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, अब जैसे यहाँ देखा जाए तो इन फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट a1, इन सेकेंड इक्वेशन a2. तो आपने इन दोनों की रेशियो बना देनी है, a1 अपॉन a2. सेम एज अगर मैं y की बात करूं, देन b1 अपॉन b2. z की बात किया जाए तो c1 अपॉन c2. ये रेशियोज फाइंड आउट करेंगे आप. ऑन द बेसिस ऑफ these ratios हमें यहाँ पे कुछ इक्वल और अनइक्वल का कंसेप्ट लगाना है, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा आएगा कैसे. तो बच्चा अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, तो अगर मैं a1 a2 यहाँ पे निकाल रही हूँ तो मेरे पास आएगा 2. एंड व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना. तो बेटा जहाँ कुछ नहीं लिखा होता मतलब वो 1 होता है. वहां पे आपने ध्यान रखना है, अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस देयर इज 1. तो व्हाट अबाउट द a1 अपॉन a2, इट्स 2 अपॉन 1. ऐसे ही अब मैं b1 अपॉन b2 फाइंड आउट कर रही हूँ, तो अगेन आप कहोगे मैम नथिंग इज देयर. तो नो, 1 एंड 1, इट मींस 1 अपॉन 1 आ जाएगा मेरे पास. देन c1 अपॉन c2. ओके, जब हम c की बात करेंगे ना, c is the constant term. It means you have to take the negative sign including with the number. Now अब ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अगर मैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की बात करूं, इन दोनों रेशियो की, क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं whether they are equal or unequal? Yes, they are unequal. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ध्यान हो बच्चा, जो मेरा पहला ग्राफ था जो मैंने आपको शो किया था, वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का था. इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास एक क्राइटेरिया डेवलप हो गया है कि अगर इस फॉर्म में कुछ मेरे पास आता है, x और y के जो कोफिशिएंट्स की रेशियो है वो अनइक्वल आएगी. इट मीन्स ये मेरे पास में इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखिए लाइन आपके पास ऐसा कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी,
तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर एल्जेब्रिक की बात करें बेटा, आप यहाँ देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है। एक ही सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो इसको हम ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो है बेटा सिस्टम। सिस्टम में क्या चीज आती है, दो बातें, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट। देखिए बच्चा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है इन मैथमेटिक्स कि मेरे पास में कुछ ऐसा, जो कोई वैल्यू मेरे पास ऐसी, एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यस, हमारे पास आंसर निकलेगा ना यूनिक सॉल्यूशन, जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है दैट इज योर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। मुझे इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आ जाना है, B1 T2 निकालेंगे तो 2/4, राइट, देन -4/-12 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट, इसको आपने सॉल्व भी करना है, तो देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ ये 2 से डिवीजन होके 1/2, ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो 1/3, राइट। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं A1 और A1 A2 B1 B2 की बात करती हूँ तो ये इक्वल आएंगे आपके, राइट, और जब C2 की बात करूंगी तो ये अनइक्वल आएगा। तो इस टाइप का जो केस होगा ना, वो आपका पैरेलल लाइन का होगा, कि पहले दो तो इक्वल है बट जो तीसरा है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब अगर एल्जेब्रिकली हम बात करें यहाँ पे, तो लाइनें तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इट मींस नो सॉल्यूशन। और अब सिस्टम की बात करें तो अभी मैंने आपको कहा था जब इसके सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। वी हैव अ लास्ट केस। अब जब आप इसके A1 A2 निकालेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, आपके पास आ जाएगा, देखिए 6/4 जो है उसको सॉल्व किया 3/2, इसको भी आप 3 से डिवाइड करेंगे 3/2, इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगी 3/2। इट मींस मेरे पास तीनों रेशियो इक्वल आएंगी। तो ऐसा जब मेरे पास केस है तो इसका मतलब सारे सॉल्यूशंस जो है दोनों इक्वेशन के एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होंगे, तो वो हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, और आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो हो जाएंगे मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और सिस्टम हो जाएगा मेरे पास कंसिस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मेक अ टेबल, कंक्लूजन टेबल हमारे पास में, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस थे मैंने एक जगह आपको लिख दिए हैं, प्लीज स्टूडेंट इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पर्टिकुलर ये केसेस याद नहीं हुए ना कि रेशियोज कब इक्वल है, कौन सी इक्वल नहीं है, तो ये देखिए बच्चे, ये अगर रेशियो लिखी हुई है मेरे पास तो इससे तीन बातें आती हैं, ये इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब जो आपसे ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट जो मेरे पास लाइन है वो एक जगह टच करे, इंटरसेक्ट करेगी, सेकंड जो है वो एक ही लाइन आएगी, और थर्ड वाले के लिए आपको दो लाइनें अलग अलग नजर आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में बेटा यहाँ पे पूछा है कि मुझे A1/A2 B1/B2 C1/C2 की रेशियो देख करके ये बताना है तीन बातें, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पहला, पैरेलल है दूसरा, और कोइंसिडेंट है तीसरा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये इक्वेशन है। अच्छा, पहली बात, अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 करके लिखी है देन वेल एंड गुड, नहीं लिखी है, जैसे यहाँ पे मेरा इक्वल टू 0 है इन बोथ द इक्वेशन,
तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं है तो शिफ्ट द कांस्टेंट टू द लेफ्ट हैंड साइड और इन द राइट हैंड साइड देयर शुड बी 0 ओनली। तो बच्चा A1 A2 जब मैं यहाँ फाइंड आउट करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5/7। देखिए यहाँ से मैंने 5 ले लेना है, यहाँ से 7 है। आप चाहें तो दोनों इक्वेशन को कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं सो दैट आपको इजियर रहे कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में। ऐसे ही B1 B2 की अगर बात करें तो B हो जाएगा मेरे पास -4 और B2 हो जाएगा 6। नाउ कांस्टेंट 8/-9। अब आप बच्चा इनको सॉल्व करके देखिए। पहली बात तो ये इन दो को ही चेक कर लीजिए, क्या ये इक्वल है या नहीं। यस, दे आर अनइक्वल। तो बच्चे अगर आपको ध्यान हो, ये टेबल है मेरे पास में, तो ये मेरा पहला केस के साथ मैच कर रहा है। तो उसने मेरे से ये पूछा है, लाइंस के बारे में पूछा ग्राफिकली, तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ अपना कि द पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। सेम एज आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही A1 A2 फाइंड आउट किया, B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट किया। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, आप देखेंगे कि सब आफ्टर सॉल्विंग इन द सेंस लोएस्ट टर्म में जब आप इसको लिख रहे हैं तो ऑल द आंसर्स आर इक्वल। A1/A2 ये सारे इक्वल हैं। तो जस्ट रिकॉग्नाइज योर टेबल। अकॉर्डिंग टू द टेबल ये हमारा सेकेंड केस है। तो ये लाइंस कौन सी है मेरी, कोइंसिडेंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सो द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड लास्ट केस है हमारे पास में, यहाँ पे A1 A2 फाइंड आउट करेंगे आप। एंड आफ्टर सॉल्यूशन आप देखोगे कि यहाँ पे जो थर्ड है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो 10/9 ही रहेगा। तो फर्स्ट 2 आर इक्वल, ये दोनों मेरे इक्वल हो गए, बट थर्ड वन जो है वो डज नॉट इक्वल टू है। तो ये बच्चा मेरा आपके पास लास्ट वाला केस है। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी हैव, द लाइंस आर व्हिच टाइप, पैरेलल। वेरी नाइस। ठीक है, द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट वहां पे अब क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, मतलब सिस्टम के बारे में बता रहा है बेटा। तो बच्चा अगर मैं आपको फिर से यहाँ मैंने थोड़ा सा समरी दी आपको, कंसिस्टेंट मेरा दो केस में आ रहा है। एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर है कोइंसिडेंट लाइन, उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड फॉर इनकंसिस्टेंट वी हैव ओनली वन कंडीशन, राइट। तो इन कंडीशंस के साथ जब आप मैच कर लेंगे तो इजीली यू कैन फाइंड आउट कि हमारा आंसर कहाँ लाई कर रहा है। तो बच्चा इक्वेशन देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वल टू के बाद 5 था एंड इक्वल टू के बाद 7 है। इट मीन्स आई हैव टू री राइट माई इक्वेशंस। बाय शिफ्ट 5 टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम -5 और यहाँ पे हो गया 0। सेम एज 7 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब जो है मैं डायरेक्टली अपनी रेशियोज निकाल सकती हूँ। तो जो रेशियोज आप निकालेंगे, ये रेशियोज कुछ आपके पास ऐसी आएंगी। तो आप चेक करिए क्या A1/A2 के बीच में क्या रिलेशन है। आप देखोगे 3/2 and 2/-3 both are a very different ratios. It means both are unequal, right? तो just very quickly just look out your table. आप देखिए ये वाला केस हमारा यहाँ पे आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, यूनिक लाइन भी कह सकते हैं, और ये कौन सा सिस्टम आ जाएगा, कंसिस्टेंस। तो आप लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट बचा मेरे पास वी हैव अनदर पेयर। आप देखेंगे यहाँ पे कि इक्वल टू पर आपका 9 है। इट मीन्स वी हैव टू री राइट द इक्वेशन फर्स्ट, देन फाइंड आउट द वैल्यूज। अच्छा, आफ्टर सॉल्विंग देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज ये दोनों तो इक्वल आई मेरे पास, बट जो थर्ड वाली है दैट इज अनइक्वल। तो ये कौन सा केस है हमारे पास में, ये रहा पैरेलल लाइन का।
या नो सॉल्यूशन का केस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी हैव नो सॉल्यूशन एज दे आर पैरेलल, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। लास्ट मेरे पास लास्ट तो नहीं, मैंने यहाँ पे वी हैव सम पार्ट्स, आई हैव टेकन 3 ओनली, तो जो रेस्ट आपके 2 पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क से कंप्लीट करने हैं। देन अगेन बच्चा रीराइट द इक्वेशन फर्स्ट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड बोथ द कोफिशिएंट्स। आप देखोगे ऑल द रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, तो जस्ट रिमेंबर कि आपका ये कौन सा केस है, कोइंसिडेंट का केस है, तो वो सीधे चला जाएगा आपका कंसिस्टेंट में। तो वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या बोला है इसने कि पहले तो आप पहचानो कि वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो बच्चा उसके लिए आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। आप देखोगे कि ऑल द रेशियोज आर इक्वल, तो यस वी हैव कंसिस्टेंट लाइन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देन क्या कह रहा है बच्चा कि अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इट मींस आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट है तो हेंस दे आर कंसिस्टेंट। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो बच्चा फिर से वही टेबल फॉर द 2 सॉल्यूशंस एंड रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। आपके पास ये ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में आप देखोगे बच्चा यहाँ पे कि मेरे पास में जो रेशियो आई है वो कुछ इस टाइप से आई है। तो ये क्या है मेरे पास, ये नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है, इट मींस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इफ द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट we don't need to find out the solution graphically. Leave your answer as it is here. क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बच्चे देखिए डायमेंशन पूछी है किसी गार्डन की, और जो गार्डन है दैट इज रेक्टेंगुलर इन पाथ। तो वी नो दैट कि इन रेक्टेंगुलर वी हैव 2 टाइप ऑफ डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो assume length and breadth with some variable. Usually we used to choose a and b or x and y, but you are free to choose any alphabet. Then breadth आ जाएगा मेरे पास 5। अच्छा एक कंडीशन यहाँ पे और गिवन है मुझे, द हाफ द पैरीमीटर ऑफ द गार्डन। बच्चे यहाँ कॉमा आ गया है और फिर कॉमा यहाँ खत्म हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे मीनिंग है ना, ये इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्राइक आउट किया है, ये अब पूरा सेंटेंस हो गया, राइट। तो हाफ पेरीमीटर मुझे गिवन है। अच्छा फुल पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसे ही होता है ना। तो अगर मुझे हाफ करना होता है तो मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड। तो मेरे पास अब जो एक्चुअल एक्सप्रेशन आएगी या इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 36। ओके, और अब जो मैंने यहाँ पे ये कैंसिल किया था ना, आपको दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी विड्थ है वो है y, उसमें जब मैं 4 प्लस करूंगी तो वो मुझे लेंथ पता है, ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, बट मुझे इसका आंसर ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं या फिर आप सॉल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको ऐड किया बच्चा दोनों टर्म्स को, तो ऐड करने में क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएंगे, 2x कंबाइन हो जाएगा और 36 और y कंबाइन हो जाएगा मेरे पास। तो ऐसे करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर इसने लिख दिया ना कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन ग्राफिकली, देन आपको ग्राफ से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये एडिंग वाला अभी तक हमारे पास आया नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, राइट। मुझे एक दूसरी इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है, पर पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो बच्चों पहले तो मुझे ये याद करना है कि मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन है। ये कंडीशन है मेरे पास कि दोनों रेशियो अनइक्वल होनी चाहिए। ओके जी, लीजिए मैंने सारे जो फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट हैं वो लिख दिए।
सेकेंड लाइन के कोफिशिएंट बस मुझे मैनेज करने हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे इक्वेशन डिफर भी कर सकती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। जरूरी नहीं कि मेरा ही आंसर आपने लिखना है, यू कैन मेक योर ओन इक्वेशन, राइट। तो मुझे बस अनइक्वल करना है ना, तो मैंने पहले ले लिया 2, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बच्चा मेरे पास 1। सेकेंड ले लिया मैंने -7, तो मैं देखिए 1 डज नॉट इक्वल टू 3/-7, मेरा काम हो गया। फिर भी मुझे कांस्टेंट टर्म तो एक चाहिए, तो मैंने उसकी जगह ले लिया आपका 9। और उसके बाद फिर मुझे इक्वेशन को लिखना भी है। तो ये जो 2 है दैट इज फॉर x, ये मेरा y के लिए, और ये 9। तो ऐसे मेरी ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। देन मूव ऑन टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए मेरे पास कंडीशन मुझे याद होनी चाहिए। तो दैट्स माय कंडीशन, ये रही कंडीशन। ओके, हम अपना जो नंबर है वो लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चे, पहला मुझे इक्वल करना है, तो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। जैसे मैंने फिर से 2 ले लिया बच्चा, तो ये मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाता है। अब 1 है तो इसका मतलब मुझे 3 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इसका आंसर भी 1 आए। बट ये इक्वल नहीं चाहिए, तो इसकी जगह मैंने फिर 3 ले लिया। तो 1 1 और -8/3 ये इक्वल आपके नहीं है। तो ये आपका x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है। तो दैट्स द आंसर। ऐसे ही आपको कोइंसिडेंट का करना है। तो पहले तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि कंडीशन क्या है। कंडीशन आ गई मेरे पास। आप अपनी इक्वेशन को रखिए, इक्वल टू होने चाहिए सारे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/2 एक मैंने फिक्स कर ली कि मुझे अपनी रेशियो 1/2 बनानी है। तो जो नंबर मेरा ऊपर था मैं उसका डबल नीचे रखती जा रही हूँ। 3 का हो जाएगा 6, -18 का हो जाएगा -16। बस अपनी इक्वेशन आप बना लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें डिफरेंट पेयर्स आपके इक्वेशंस के बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है बेटा, आपको दो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ये रही मेरी पहली इक्वेशन। अब करना ये है, मुझे इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इट मीन्स आई कैन राइट माई इक्वेशन आइदर इन x और इन y। बट मुझे वो जो y वाली है ना, वो थोड़ी सी देखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें नंबर प्लस में है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया, आपकी विश है, आप x वाली भी कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आपके फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लिखा है बेटा। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में देखिए फिर से आपके पास चॉइस है। पर देखिए बच्चा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने यहाँ पे y को लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए रखा, उसका रीजन ये है क्योंकि y का कोफिशिएंट 2 है, राइट। तो 2 की डिजिबिलिटी इज मच इजियर देन योर 3। और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूंगी ना, 3x इक्वल टू 12 - 2y, तो आप देखोगे बच्चा कि जो x के यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, इसकी डिजिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने 2 वाली टर्म को यहाँ रखा है। बाकी योर विश, जिससे आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चा यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दिस सॉल्यूशन इन अ ग्राफ। सबसे पहले आपका यहाँ पे ये 0 1 था, मैंने इसको प्लॉट कर दिया। देन 1/2 आपका प्लॉट हो गया। देन 2/3 आपका प्लॉट हो गया। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स विद अ लाइन। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा रेड लाइन से इसको किया, लेकिन आपके पास एक ही पेन होगा, बट हाँ यू कैन यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन। देन यहाँ पे मेरे पास 3 सॉल्यूशन है बच्चा। ये रहे आपके, आप देखोगे कि एक सॉल्यूशन जो है वो कॉमन है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है दोनों में कॉमन आएगा। अब मेन जो पार्ट है, दोनों लाइन और एक्स एक्सेस का जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करना है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चा,
ये दोनों लाइन हो गई और ये नीचे मेरी एक्स एक्सिस। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसको आपने शेड करना है, राइट। बाई चांस अगर क्वेश्चन में पूछ लिया वाई एक्सिस वाला, तो आप क्या करेंगे? फिर तो सोचना पड़ेगा। डजेंट मैटर बच्चा, वाई एक्सिस की बात हो रही है ना, तो ये देखिए 1 2 वाई एक्सिस ये रहा आपका, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ये आप वाई एक्सिस के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपकी वैरायटी है, कई बार वाई एक्सिस भी पूछ ली जाती है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे सम टाइम वो कहता है ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, हिरॉन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं, पर ध्यान दीजिए बच्चा, आप यहाँ पे हाइट इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लगा सकते हैं। ये हो गई आपकी हाइट, ये कितनी है, ये 3 हो जाती है आपकी हाइट, ठीक। अच्छा, बेस की बात करें, देखिए माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, आप डिस्टेंस कवर कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपकी बेस। बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा करके आप इसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 15 अपॉन 2 मतलब 7.5। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इससे जुड़े हुए हैं।